हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का ऑफिशियल पेपर, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2016 का पेपर आया हुआ है। जो प्रीवियस पेपर का सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे अलग अलग ईयर्स का पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ऑफिशियल पेपर दिखाई देता है। इसमें आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, रोल कोड, उसके साथ आपको रोल नंबर, और साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि आखिर किस प्रकार से आपके पास यहाँ पे मार्किंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज हो जाता है क्वेश्चन पेपर का। अब लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे टोटल जो मार्क्स मिले हुए हैं हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में दिया देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 80 मार्क्स मिला हुआ है, पहले 18 मार्क्स मिला हुआ था। ठीक है, ये 18 मार्क्स पहले मिला हुआ था, लेकिन बाद में इसको जो है करेक्शन करने के बाद 93 कर दिया गया था। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक निर्देश। आप इसको जरूर पढ़ेंगे, है ना। इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे होता है वीक्षक के लिए, जो आपके पास इन्विजिलेटर होते हैं उनके लिए यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। उसके साथ साथ परीक्षक के लिए, यानी जो एग्जामिनर आपका कॉपी को चेक करेगा, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस तरह से दिया रहता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2016 में जब ये पेपर पूछा गया था, है ना, ये प्रीवियस पेपर है। और इस PYQ को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि पहले प्रश्न कैसे पूछे जाते थे और किस तरह के प्रश्न पूछने का इतिहास रहा है अलग अलग बोर्ड्स में। तो हिंदी का पेपर तो हिंदी मीडियम में रहता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो उस समय ट्यूशन की संख्या होती थी 17, समय होता था 3 घंटा, 32 पेज होता था कुल, जिसमें आपको पूर्णांक होता था 100 नंबर। उसमें से कम आपको, है ना, मिनिमम कम से कम आपको 33 नंबर लाना जरूरी हो जाता था। ठीक है, तभी आप पास कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेपर्स में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन और दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पेपर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। क ख ग घ अपने भाषा में उत्तर देना है। इसमें चारों का चारों खंड अनिवार्य है। ठीक है, और उसके सामने सारे के सारे अंक को अंकित भी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि 1 अंकों का प्रश्न को 1 शब्द या 1 वाक्य में देना है। 2 अंकों के प्रश्न का जवाब आपको करीब करीब 40 शब्दों में देना है, जबकि 3 अंकों के सवालों का जवाब करीब 60 शब्दों में, और उसी प्रकार से 4 अंकों के सवाल के जवाब 80 शब्द में, जबकि 5 अंकों के लिए आपको 100 शब्द में जवाब लिखना होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 10 अंक का कोई सवाल आ जाता है तो उसको कम से कम आपको 200 शब्द में लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम से पहले ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पेपर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इस पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारे पास गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ये जो गद्यांश होता है ये अपठित गद्यांश होता है। ठीक है, अपठित कहने का मतलब क्या होता है, अनसीन पैसेज, है ना। अपठित होता है अनसीन पैसेज, यानी कि ये आप पहले कभी नहीं देखे होते हैं, या कभी कभी होता है कि कुछ स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो उस समय इस तरह के पेपर उनको दिखा रहता है तो उनको लगेगा कि हाँ ये पेपर हमने पढ़ा हुआ था, और वही डायरेक्ट एग्जाम में टकरा गया। तो हो सकता है कई दफा ऐसा भी होता है, लेकिन आमतौर पे जो हमें पेपर मिलता है वो ऐसा पेपर होता है जो अनसीन ही रहता है। आमतौर पे एग्जाम के दिन पहली बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके पास पैसेज ऐसा रहता है। उसके साथ यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे इस पैसेज को पढ़कर हम लोग को सवाल का जवाब देना रहता है। ठीक है, ये आपका पैसेज है, काफी लंबा पैसेज है। ठीक है, और इस तरह के पैसेज हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, चाहे आपका कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। ठीक है, तो वहां पे हिंदी में भी एक पैसेज आता ही आता है जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। अब इसके आधार पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सवाल के जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सारे प्रश्न 1-1 नंबर के लिए दिए गए हैं। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 1-1 नंबर का। जैसे क में देखेंगे हैं कि गद्यांश का उपयोग शीर्षक दीजिए, फिर इसी से संबंधित सवाल पूछा गया कि भारतवासियों को किस पर बड़ा गर्व है। तो ऐसे जो सवाल आपके पास है ये बुक से नहीं आता है, बल्कि कहीं और से आता है, बाहर से आता है, और डायरेक्टली आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही सारे जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पैसेज आपका हो गया, यहाँ पर आपने देखा 1-1 नंबर करके टोटल आपके पास 12 नंबर हो जाता है। तो इस पैसेज में आपके पास
12 नंबर मिल जाएंगे। सारे नंबर एक एक नंबर के होंगे, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और आपको 12 क्वेश्चन के लिए 12 नंबर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये टॉपर का आंसर सीट है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि टॉपर आखिर किस तरह से आंसर लिखते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर आइडिया लेना है तो इस पे थोड़ा सा आप गौर से ध्यान देंगे और देखेंगे कि आखिर वो लोग लिखते कैसे हैं। टॉपर कोई विशेष व्यक्ति थोड़ी होते हैं, हमारे ही बीच के कोई लड़के होते हैं। ठीक है, तो वही स्टूडेंट किस तरह का लिखने का तरीका होता है, उनका भाषा शैली होता है, ये हम लोग को मैटर कर जाता है। अब एक एक करके सबका आंसर आप यहाँ पे देखते जाएंगे और सब में आपको देखेंगे मार्क्स मिला हुआ है, सिवाय एक क्वेश्चन इनका गलत हुआ है, इसीलिए 12 क्वेश्चन में इनको कितना मिला हुआ है, 11 नंबर मिला हुआ है। 12 नंबर का था जिसमें इनको मिला हुआ है 11 नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। सारे प्रश्न का जवाब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और हो सके तो पहले अपने से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको लगता है तो आंसर को मिला भी सकते हैं, क्योंकि ये टॉपर का आंसर है तो जाहिर सी बात है सवाल के जवाब सही दिए गए हैं तभी इनको मार्क्स मिला हुआ है। फिर यहाँ पे पूछा है कि देश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बोलेंगे राष्ट्र यानी कि नेशन। फिर भारतवासी का क्या है, एक तरह का तत्पुरुष समास है। ये समास आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपके पास एक दूसरा पैसेज भी दिया रहता है। एक पैसेज हमने देखा हुआ है जो कितने नंबर का था, तो वो हमारे पास 12 नंबर का था। अब दूसरा पैसेज हम लोग देख रहे हैं कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। यानी टोटल आपके पास 2 पैसेज दिए जाते हैं। ठीक है, एक आपके पास 12 नंबर का, दूसरा आपके पास 8 नंबर का। यानी टोटल आप देखेंगे तो पठ्यांश यानी कि आपके पास जो गद्यांश है पैसेज का मार्किंग कितना होता है, 20 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे इस पैसेज को देख लेंगे, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पैसेज इस प्रकार से खत्म होता है और इस जगह पे आप देखेंगे तो आपके पास 8 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, क से लेकर आपके पास ध्यान से देखेंगे तो ज तक, यानी कि 8 प्रश्न पूछे गए हैं एक एक नंबर के लिए। ठीक है, एक एक नंबर के लिए 8 प्रश्न पूछे गए हैं और पैसेज पढ़ने के बाद पूरे बढ़िया तरीका से इसको जवाब आपको देना पड़ेगा। जैसे गद्यांश का एक शीर्षक दीजिए, अपने मन से दे सकते हैं। दीनबंधु का अर्थ क्या है, आस्तिक व्यक्ति का पहला धर्म क्या है, दीनबंधु की ओट में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या सुन रखा है, धनी लोग ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, ईश्वर के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं, और इस पदांश से 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। तो ये जब पैसेज आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा भी आपसे पूछ दिया गया है, तो आपको संज्ञा पता होना चाहिए कि संज्ञा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है, फिर जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से समूहवाचक संज्ञा हो सकता है। तो ये आपका हिंदी का व्याकरण से पूछा गया है। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 20 नंबर हमारा कवर हो जाता है यहाँ पर। ये हमारे पास आंसर है, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो इसने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि ईश्वर के भक्त कौन, शीर्षक का नाम दिया ईश्वर के भक्त कौन। आप अपने हिसाब से कोई भी शीर्षक लगा सकते हैं, बहुत सूटेबल शीर्षक होना चाहिए तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट को पूरा 8 में 8 मार्क्स मिला हुआ है, यानी सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे सही है, इसीलिए 8 into 1 टोटल इसका 8 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इस पेपर को बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं आप, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति का नाम, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा सुदामा और विदुर। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये आपके पास है महाभारत। ठीक है, महाभारत, ये महाभारत के कैरेक्टर्स है, चरित्र है, यानी जो पैसेज दिया गया है, जो आपका गद्यांश है, ये महाभारत से है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सुदामा और विदुर का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपके पास आ गया सेक्शन बी, यानी कि खंड ख आ गया। तो खंड ख में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको निबंध लिखना है कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। कितने मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे आपसे ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन दिया गया है बिरसा मुंडा के बारे में, फिर राष्ट्रीय एकता के बारे में, फिर वन संरक्षण के बारे में लिखना है। और यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दे रखा हुआ है। ठीक है, हिंट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, संकेत बिंदु, पहले परिचय लिखेंगे, फिर उनका बचपन, उनका शिक्षा, उनका कार्य एवं उपदेश, अंग्रेजों के साथ उनका जो विरोध था, है ना, ये लिखना है, और लास्ट में उपसंहार देना है, आपको कंक्लूड कर देना होगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे आपको यहाँ पे हिंट दे दिया गया है।
अगर आप राष्ट्रीय एकता के बारे में लिख रहे हैं, मतलब संकेत बिंदु में आपसे बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो संकेत बिंदु में आप यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहली बात आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी भूमिका के बारे में बात किया गया है, यानी राष्ट्रीय एकता की भूमिका क्या है, ठीक है। जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उनकी भूमिका क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, लाभ क्या है ये बताना है ना, अनेकता के कारक क्या है, राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, और लास्ट में उपसंहार लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो तीसरा नंबर में आपसे दिया गया है वन संरक्षण, है ना, भूमि को कैसे हम लोग बचाते हैं ये हमसे दिया गया है। तो इसमें भी आपको संकेत बिंदु दिया गया है, पहले से हिंट दिया गया है, पहले भूमिका लिखना है, फिर वृक्ष प्रकृति का सुंदर उपहार लिखना है, फिर वृक्षों से लाभ क्या होते हैं, फायदे लिखना है, वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3, इसमें से किसी एक में आपको निबंध लिखना है, कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। तो यहां से आपको पता चल गया कि किस प्रकार के टॉपिक में, किस प्रकार के विषय में लाभ मतलब निबंध लिखने के लिए आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसने क्या लिखा हुआ है, उसने टॉपिक सेलेक्ट किया है बिरसा मुंडा, और इसको 10 में 10 मार्क्स यहाँ पे नहीं मिले हैं, बल्कि 2 नंबर माइनस हो गया है ना। यानी एग्जामिनर को लगा होगा कि कुछ इसमें कमियां रह गई है, हम उस कमियों को यहाँ पे इस टॉपर के आंसर शीट से देखने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आप 10 में 10 लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। वैसे हिंदी में पूरा मार्क्स लाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौती से भरा होता है, लेकिन फिर भी आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा प्रयास करना है, ठीक है। तो 9 साढ़े 9 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिरसा मुंडा का परिचय आपको देना है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का परिचय कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रांची जिला में हुआ था, आदिवासी समुदाय में हुआ था, मुंडा समुदाय में हुआ था, ठीक है। वो एक महान क्रांतिकारी योद्धा हुआ करते थे, ठीक है। उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उनका जन्म रांची के ही उलिहातू गांव में हुआ था। कब, तो 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 में। ये उनका बाल्यावस्था से संबंधित हम लोग ने परिचय देखा। ऐसे आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखना उनका बचपन, उनका बचपन कहाँ से बीता, उनका शिक्षा कहाँ से हुआ, कब तक पढ़ाई लिखाई किए, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको बताना है, उस शिक्षा के बारे में बताना है, उनका लालन पालन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उनके स्वभाव कैसे थे ये सारे आपको बताना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले उनका कार्य एवं उपदेश। जैसा हिंट दिया गया था वही हिंट के बारे में आपको लिख देना है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हिंट में दिया हुआ था कि आप उनका कार्य एवं उपदेश लिखेंगे, तो यहाँ पे उनका कार्य एवं उपदेश लिखा गया है। बचपन में वो क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ, है ना, मित्रों को भी उपदेश देते थे, पशु को चराने भी जाते थे ना, जानवरों को चराने जाते थे, और मित्रों को अच्छी अच्छी बात बताया करते थे। ये उनका कार्य है, इनका उपदेश है जो बचपन में हुआ करता था। बाद में देखेंगे आगे चलकर उनके साथ यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी चीजें परिवर्तन होने लगा, ठीक है, और सारी परिवर्तन को यहाँ पे लिखा गया है धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों के साथ उनका जो संघर्ष है ना, उनका जो स्ट्रगल है ब्रिटिशर्स के साथ वो कैसा रहा, ये हम लोग लिखना है यहाँ पर। तो झारखंड के एक महान क्रांतिकारी थे, है ना, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। बिरसा मुंडा जो है अंग्रेजों के साथ जो है विवाद करते थे, उनको यहाँ पर पसंद नहीं करते थे, वो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, है ना। ये आदिवासियों का एक बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, एक पहाड़ी का नाम दिया गया यहाँ पर जो उस दौरान बहुत फेमस हुआ करता था, ठीक है। तो ये उनके बारे में विशेष चीजें हैं जो उन्होंने कैसे संघर्ष किया। उसी के साथ यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो उनका जो मृत्यु है, ठीक है, उनका जो मृत्यु है कब हुआ था, तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सन 1900 में हुआ था। 1875 में जन्म हुआ था, ठीक है, और 1900 में उनका मृत्यु हो गया था। यानी इस महान क्रांतिकारी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी का जो उम्र है मात्र 25 वर्ष तक वो जीवित रहे, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया, ठीक है। चलिए अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट लोग देखते हैं। तो हमारे पास उपसंहार यानी कि इनका जो कंक्लूजन है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका कंक्लूजन क्या है कि बिरसा मुंडा झारखंड के महान आंदोलनकारी रहे हैं, ठीक है। आज वे हमारे मध्य नहीं है, हमारे बीच नहीं है, जीवित नहीं है, फिर भी उनका आदर्श हमारे साथ है, उनका आदर्श सोच हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनकर हमें समय समय पर साथ देते रहेंगे। मतलब कह सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश है ना, हमारे जीवन में प्रकाश देते रहेंगे, हमें अच्छा मार्ग बताते रहेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास उपसंहार हो गया। इस प्रकार से आपको नंबर उठाने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक निबंध लिखने वाला आ गया है। इसको आप निबंध नहीं कह सकते हैं बल्कि पत्र लेखन है ये, ठीक है। क्या है? पत्र लेखन, यानी झारखंड का एक किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को बताना है 5 नंबर के लिए, ठीक है। उसी प्रकार कुछ दिनों में मान लीजिए आपके एरिया में अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सारे अपराध के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। किसको? आपका अपने घर के आसपास जो थाना है ना, थाना प्रभारी, ठीक है, तो उस थाना प्रभारी को लिखना है। जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ अनगढ़ा, हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका थाना हो गया रातू, है ना, या आपका थाना मान लीजिए हो गया पंडरा, इस तरह से हो सकता है, तो कोई भी आपका थाना हो सकता है। तो उस थाना का नाम आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है। कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले रिगार्ड किसको देना है? थाना प्रभारी। यहाँ पे लिखा गया अनगढ़ा, जो कि रांची में ही पड़ता है ना। उसके बाद जो भी आपका थाना होगा, जो भी आपका जिला होगा, यहाँ पे लिखेंगे। अब विषय क्या लिखना है? बढ़ते अपराध के संबंध में, यानी जो अपराध बढ़ रहा है उसके बारे में आप उनसे निवेदन कर रहे हैं। देखिए कितना बहुत बढ़िया तरीका से आंसर लिखा गया है। पूरा 5 में 5 नंबर इनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको लिखना रहता है। आप अपने एरिया के बारे में लिख सकते हैं, अपने निवास स्थल के बारे में लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि यह गोंदली पोखर क्षेत्र का अस्थायी निवासी है, वहां से कुछ दिनों से वो रह रहे हैं, लेकिन वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो रहा है? बिगड़ता जा रहा है। कुछ छोटे मोटे रोजमर्रा के जिंदगी में वहां पे अपराध होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अपराध के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इस तरह से आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे करके और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि लूटपाट के बारे में, बैंकों की लूट के बारे में, बलात्कार जैसी हीन घटनाएं जो हमारी पास है, मानसिक घटनाएं, इससे संबंधित उन्होंने जानकारी दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? तो थाना प्रभारी को, है ना, थाना प्रभारी को दिया हुआ है। थाना प्रभारी मतलब दरोगा कह सकते हैं, या फिर इनको आप एसआई कह सकते हैं, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। ये पुलिस चौकी का, पुलिस थाना का हेड होते हैं। इनको कभी कभी एसएचओ भी कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पत्र लिख सकते हैं और साथ में आपको अपना यहाँ पर कुछ जानकारी अपने तरफ से देना पड़ता है, और चाहे तो आप अपना सुझाव उनको दे सकते हैं। इसके लास्ट में आपको लिख देना इस तरह से धन्यवाद, और उसके बाद आपको लिखना है भवदीय, माने आपका विश्वासी, या कभी कभी आप यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वास भाजन। विश्वास भाजन, या लिख सकते हैं आपका विश्वासी, है ना। नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप यहाँ पे जगह का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, नेक्स्ट आपके पास सवाल है सेक्शन ग। तो घ में आप यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे जो दिया गया है सेंटेंस पद दिए गए हैं, ये क्रिया से संबंधित है। 3 सवाल है 3 नंबर के लिए, ठीक है, और जैसा पूछा गया है वैसा जवाब देना होगा। जैसे क्रिया पद छाटना है, तो क्रिया यहाँ पे क्या है? दौड़ना, यानी कि दौड़ रही है ना। यहाँ पे क्या है? पढ़ना, यानी कि पढ़ रहे हो। उसी प्रकार से दूध यहाँ पीता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पीता है, ठीक है। इस तरह से क्रिया के पद छाट कर आप लिख सकते हैं। आप पूरा का पूरा देखिए, आपको 3 नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो खाली स्थानों को यहाँ पे भरना है। किससे भरना है? तो अवयव पदों से। एक ग्रामर का सेक्शन हो गया। मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूं, सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तेजी से बोलोगे तो जाहिर सी बात है सुनेगा ज्यादा, है ना। तो बोल रहा है, मना कर रहा है कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या भरेंगे? वह हमेशा आलोचना ही करता है। आलोचना मतलब क्या होता है? शिकायत। वो हमेशा क्या करता है? शिकायत करता है। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं यहाँ पे लिखने वाले। जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो भेदों के नाम लिखने हैं, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। उसी प्रकार से इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, फिर इसको आश्रित उपवाक्य को अलग करके लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा नंबर आपको ग्रामर में मिलते हैं। 3 में 3 नंबर मिल गया है। अब देखेंगे 3 नंबर के लिए अगला सवाल यहाँ पर। इसमें क्या पूछा गया है? वाच्य परिवर्तन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में भी आता है, इसको हम लोग बोलेंगे वॉइस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको क्या करना है? कर्तृवाच्य में बदलना है, फिर कर्मवाच्य में बदलना है, तीसरे नंबर को ग को बदलना है भाववाच्य में। तो आप कुछ इस तरह से बदल सकते हैं। हमने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत
नहीं है, बस यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से सवाल यहाँ पे है या आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल यहाँ पे देखने वाले हैं हमारे पास 9 नंबर। इसमें आपके पास ग्रामर सेक्शन से फिर पूछा गया है 3 नंबर के लिए, और 3 में 3 मिलते भी हैं अगर प्रॉपर आंसर लिखेंगे। जैसे देशभक्त का समास विग्रह करना है, मतलब देश का भक्त। प्रतिदिन कौन समास है, तो यह अवयवी भाव समास है। ठीक है, उसी प्रकार से अंबर के 2 भिन्न भिन्न अर्थ लिखना अलग अलग, या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं इसको। आप क्या बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इसको बोला जा सकता है, जिनका मीनिंग क्या होता है, सेम। तो अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर का मीनिंग आकाश भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। इसमें काव्यांश दिया गया है, कविता के एक भाग दिया गया है, काव्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न का यहाँ पर जवाब देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काव्यांश यहाँ पर देख लेंगे आप इस प्रकार से। और इसमें टोटल आपके पास जो सवाल पूछे गए हैं वो 6 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, टोटल यहाँ से आपका 6 नंबर का सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहले तो पूछ दिया गया आपसे कि कवि तथा कविता का नाम लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी में कोई भी कविता पढ़ रहे हैं तो उसका कवि का नाम और उसके कविता का नाम आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ बताना है पदांश में कवि की सुख की बात कर रहे हैं, समृद्धि को पाथेय बनाने की कवि का क्या आशय है, उसका मीनिंग क्या है, और कंथा का यहाँ पे क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके पास एक दूसरा अथवा में करके दिया गया है, मतलब और दोनों में से कोई एक, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आप पढ़ सकते हैं कविता, और दूसरा कविता पढ़ने के बाद यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें क्या सवाल का क्या जवाब देना है आपको। ठीक है, ये आपका रोटियां वाला जो हमारे पास दिया गया है, जो माता जी है हमारे पास, कन्यादान है ना, कन्यादान आपको अगर याद होगा तो कन्यादान नाम का एक यहाँ पर कविता दिया गया है, उससे संबंधित एक पैसेज लग रहा है। ये जो हमारे पास कविता है उससे संबंधित ही लग रहा है। ठीक है, तो आप पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जवाब देंगे। यहाँ भी पैटर्न आपके पास एकदम सेम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि पहले 2 नंबर के है, कवि का नाम बताएंगे, कविता का नाम बता देंगे, आपको 2 नंबर का मिल जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आपके विचार से माँ ने क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी समाज की बुराइयों से बचाने का सीख दे रही है। जो माता है अपनी बच्ची को ये सीख दे रही है, तो इसका जवाब आपको लिखना होगा। फिर वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया है ना, आजादी नहीं मिले बंधन में जकड़ कर रखा गया है, ऐसा क्यों कहा गया, इसका जवाब आपको देना है। फिर माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रिझने यानी खुश होने के लिए क्यों नहीं कहा है, वो मना क्यों किया है, क्योंकि उसकी माता बताना चाहती है कि असली सुंदरता जो होती है वो मन की सुंदरता होती है। तन तो एक न एक दिन बदल जाएंगे, लेकिन मन अच्छा रहेगा तो आप जीवन भर अच्छा इंसान बने रहेंगे और प्रेम भाव से रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीख देने का प्रयास उसकी माता ने अपनी लड़की को कहा है। तो आप यहाँ पे जवाब देंगे। अब इसका जवाब भी आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कन्यादान, हमने आपको बताया। इसके कवि कौन है, ऋतुराज, ऋतुराज जी ने लिखा हुआ है कन्यादान। ठीक है, तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं माँ ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा होगा कि यहाँ पे जो है बेटी को साहस और निडर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो माँ है अपनी बेटी को साहसी और निडर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। आमतौर पे देखा जाता है कि विवाह के बाद लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ससुराल में शोषण किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए माँ ने पहले से उसको क्या कर रखा हुआ है, आगाह कर रखा हुआ है। तो आंसर चूंकि बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे सारे दिख रहे हैं, इसीलिए 6 में 6 नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ग नंबर, वस्त्र और आभूषण। ठीक है, वस्त्र और आभूषण वो स्त्री जीवन का बंधन है। क्यों, क्योंकि स्त्रियों पर आदर्शवाद का ताज चढ़ा दिया जाता है और उसे घर गृहस्थी तक ही सीमित रखा जाता है। अब तो समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, महिलाएं भी बाहर आ रही हैं और महिलाएं भी पुरुष के बराबरी कर रही हैं। लेकिन जिस परिवेश में, जिस समय में लिखा गया है ये ऋतुराज जी के द्वारा, उस समय महिलाओं को शायद बराबरी का अधिकार उतना ज्यादा नहीं था जितना कि आज है। ठीक है, शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से महिलाओं को
आगाह करने का प्रयास किया। और इसमें दो कैरेक्टर को शामिल किया गया है। पहला कैरेक्टर है माता और दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे पुत्री। यानी माता और पुत्री के बीच संबंध को बड़ी ही बखूबी ढंग से उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक माता कैसे अपनी पुत्री को सलाह देती है और जीवन का शिक्षा दे रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सवाल कि माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर, है ना, रिझने के लिए, खुश होने के लिए क्यों नहीं कहा है ना। बोला गया है कि जो यहाँ पे शरीर है वो जीवन बदल जाता है। ठीक है, स्त्री जीवन का ये छलावा है, वास्तविकता तो कुछ और है ना। कई बार क्या होता है कि उनकी सुंदरता है उनकी शत्रु बन जाती है। तो यहाँ पे जिस सुंदरता को उन्होंने बोला है रिझने के लिए मना किया है, यहाँ रिझने का मतलब है उसमें मोहित हो जाना, यानी शारीरिक सुंदरता से उन्होंने रोकने का प्रयास किया है कि आप अपने शरीर की सुंदरता पर मोहित मत हो जाना, बल्कि अपनी मन की सुंदरता पर अडिग रहना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रयास किए गए हैं। अगले सवाल आप यहाँ पे देखेंगे कि किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, 3 प्रश्न का जवाब देना है। 3-3 नंबर के लिए दिए गए हैं 9 नंबर। हमारे पास 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क ख ग घ। किन्हीं 3 प्रश्न का जवाब देंगे 3 तिहाई 9 नंबर मिलेंगे, लेकिन इस विद्यार्थी को मात्र 7 नंबर मिले हैं, यानी 2 नंबर हो गया है माइनस। तो 2 नंबर माइनस कहाँ पे हो गया है वो भी आप देख सकते हैं। वो गलती आपको अपने एग्जामिनेशन में नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले पूछा गया है कि पठित पदों के आधार पर बताना है कि गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा था, उनका रवैया कैसा था, उनका सोच कैसा था। ठीक है, ये हमारा जो पद है उस चैप्टर से पूछा गया है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास दिया गया है कि कवि देव ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों माना गया है, ये आपको जवाब देना है। फिर आपके पास यहाँ पर दिया गया है दंतुरित मुस्कान, है ना, ये आपका नागार्जुन जी का, जो नागार्जुन है वैद्यनाथ मिश्र जो बिहार के कवि थे, है ना, उनका ये मतलब कविता है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि यह दंतुरित मुस्कान जो है इसमें कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये लिखना है। और नेक्स्ट आपके पास है संगतकार, है ना, इसमें किन किन रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं का सहयोग करते हैं, इसके बारे में वर्णन करना होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर यहाँ पर कि जो गोपियां हैं योग साधना को निरर्थक मानती हैं। ठीक है, वो प्रेम भाव में भरोसा रखती हैं। जो गोपियां हैं वो किस में भरोसा रखती हैं, प्रेम भाव में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से उनका बहुत ही अटूट प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए, तो ये जो ब्रजदुल्हा का इस्तेमाल किया गया है वो कृष्ण को, है ना, कृष्ण को दिया गया है। मतलब श्री ब्रजदुल्हा का जो उपाधि यहाँ पर उन्होंने दिया है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए कवि ने किया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। अब कारण उसका क्या रहा है, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ही है। वो चाहे तो अच्छा, वो चाहे तो बुरा, समाज में जो भी हो रहा है उसको वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जीवन में प्रकाश फैलाने वाले, संसार में प्रकाश फैलाने वाले सबसे बड़े देव, सबसे बड़े भगवान उन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ये कवि ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं यह बच्चे की दंतुरित मुस्कान, तो कवि का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, पुलकित हो जाता है, निश्चल भाव से एकदम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बच्चे की मुस्कान है वहां पे किसी तरह का दोगलेपन की भावना नहीं होती है ना। बच्चा जो होता है बिल्कुल भगवान का रूप होता है। ये कवि देव का मानना है, हमारे कवि नागार्जुन जी का। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनका जो पितृत्व की भावना, यानी पिता होने की भावना, नागार्जुन को लगता है बच्चे को मुख को देखकर कि जैसे हमारा खुद का बच्चा हो, और उनके अंदर पिता होने की, पितृत्व की भावना जाग जाती है। ठीक है, हाँ, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, चलिए, और बच्चा का जो निश्चल मुस्कान है, जो प्रेम है, बच्चा मुस्कुराता है, स्माइलिंग फेस है, वो कवि के मन को इस प्रकार से हर लेती है, यानी उनको मोह लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सवाल नंबर 12। ये आपके पास संकलित पद सूरदास चैप्टर से दिए गए हैं। भ्रमर गीत की विशेषताएं आपको बतानी है क्या होती है। उसके बाद आपको ये 5 नंबर का है, 2 नंबर और 3 नंबर मिलाकर 5 नंबर। फिर फसल कविता, फसल कविता भी किसका लिखा गया है, तो यह भी नागार्जुन का लिखा गया है। जो फसल कविता है ये भी किसका लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो दोनों में से किसी का जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और एक हमारे पास ऑप्शन भी दिया गया है अथवा में करके कि आप यहाँ पर उत्साह के बारे में भी लिख सकते। उत्साह भी एक तरह का क्या है, कविता है। ठीक है, इसमें क्या संदेश है, क्या मैसेज दिया गया हमारे समाज के लिए। ठीक है, उसके बाद कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। 2 सवाल आपको देने होंगे, इसके जवाब आपको पता होंगे, एक को लिखना होगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, जबकि स्टूडेंट को कितने नंबर मिले इसमें, 4 नंबर, यानी -1 नंबर यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी आइडिया मिलता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए उत्साह का आंसर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमें कुछ शब्दों का खास ध्यान रखना होता है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, तो इसका कारण है कि हमारा जीवन चलता है, इसी से हमारा जीवन चलता है। ठीक है, इसीलिए जीवन की यथार्थ यानी जीवन की जो सच्चाई है ना, उससे हम लोग को प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो एक कवि का ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो वर्तमान में जो कवि हैं इस बात पर ध्यान देने को कहते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं कविदेव कि हमें अपनी लक्ष्य के प्रति क्या रहना है, अडिग रहना है और भविष्य की सुध लेनी चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी कल्पनाओं में नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी कल्पनाओं में नहीं रहना है, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझना है। इसीलिए जीवन की यथार्थ पूजन के बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास गद्यांश दिया हुआ है। ये आपके पास गद्यांश जो है, नौबत खाने में इबादत, ऐसा पढ़कर लग रहा है कि नौबत खाने में इबादत, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में कुछ बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग बिस्मिल्लाह खान नहीं बल्कि फादर कामिल बुल्के, बिस्मिल्लाह खान नहीं वो अलग कैरेक्टर हो गया। ये आपके पास जो है कामिल बुल्के है ना, फादर कामिल बुल्के वाला चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, अब इस पैसेज को इतना पढ़ने के बाद, इस पैसेज को पूरा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सवाल के जवाब देना है। ठीक है, तो ये जो आपके पास दिया गया है, देखिए पूछा गया है कि पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। ये आपके पास कितने नंबर का है, 5 नंबर का, बल्कि एक 6 नंबर का, टोटल यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर इधर, 6 नंबर के सवाल आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, पहला पूछा गया इस पाठ का लेखक का नाम बताइए और इस पाठ का नाम बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात, हिंदी आप जब पढ़ते हैं तो सारे पाठ का नाम, अब पाठ के साथ उसके लेखक का नाम। ठीक है, सारे पाठ का नाम और पाठ के साथ उसके लेखक का नाम, और साथ ही साथ सारे कवि का नाम और उनका जो कविता है। ठीक है, कवि और उनका जो कविता है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर पूछे ही जाते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए, फिर आपके पास पूछा गया कि फादर कामिल बुल्के हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका जो पर्सनालिटी है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद है जहरबाद किस रोग को कहा जाता है, फिर आस्था का अर्थ बताना, आस्था, भरोसा, विश्वास, तो कहते हैं ना कि भगवान में आस्था रखिए, तो आस्था का अर्थ आपको बताना है। इस प्रकार से आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप वो नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित यहाँ पर दिया गया है, तो इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और यहाँ पे भी आपके पास 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पाठ का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है, फिर मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी है और क्यों, कारण के साथ बताना है, फिर आपको बताना है यहाँ पर क्षण क्षण परिवर्तन द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रज्ञा और मैत्री का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो दोनों में से ऑप्शन आपके पास है, तो स्टूडेंट ने 6 नंबर लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो पहले वाले पे लिखा हुआ है, अथवा वाला उन्होंने छोड़ दिया है, पहले पे लिखा हुआ है। तो पहला का पाठ का नाम क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो लिखा है किसने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा हुआ है। किसके बारे में, फादर बुल्के के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फादर बुल्के के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि झारखंड से बहुत उनका जुड़ाव रहा है, और खास करके झारखंड का जो जेवियर कॉलेज है। ठीक है, झारखंड का जेवियर कॉलेज है, कहाँ पर, अपना राजधानी रांची में, तो उस जेवियर कॉलेज से इनका जुड़ाव बहुत अच्छा रहा था। फादर बुल्के एक समय पे वहां पर हिंदी का प्राध्यापक भी रहे थे और हिंदी के विभाग में अलग अलग पदों पर वो काम भी किए हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपके पास फादर बुल्के का व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था, देवदार वृक्ष के समान विशाल था, है ना, असीम कृपा वाले थे वो, बहुत अच्छा वात्सल्य था उनका, है ना, लोगों के साथ बहुत घुल मिलकर रहते थे। ठीक है, ये उनका वात्सल्य है, ये उनका करुणा वाली भावना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जहरबाद का क्या मतलब है, तो जहरबाद का यहाँ पे मतलब देखेंगे कि जहरबाद उस रोग को कहते हैं जब व्यक्ति के शरीर में जहर फैल जाते हैं। ठीक है, जहर
फैल जाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि यहाँ पर मतलब कामिल बुल्के हैं, तो कामिल बुल्के का जो मृत्यु भी हुआ था शायद जहरबाद के वजह से ही हुआ था। ऐसा हमारे जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने इस कहानी में बताने का प्रयास भी किया हुआ है। ठीक है, जहरबाद रोग। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे घ नंबर, इसमें बोला गया आस्था का अर्थ क्या है? किसी पर अटूट एवं अतुल्य विश्वास होना, इतना विश्वास हो जाना कि मतलब भगवान की तरह विश्वास कर लिया जाना, इसको बोलते हैं हम लोग आस्था हो जाना। तो फादर बुल्के थे, उनको किस पर आस्था था? तो बोलेंगे भगवान पर आस्था था, ईश्वर पर उनकी बहुत गहरी आस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर 14। सवाल 14 पूछा गया है यहाँ पर, हमारे पास 4 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, और 3 प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको 9 नंबर मिलने वाला है। तो पहला सवाल देख सकते हैं आपके पास, चश्मे वाला है ना, नेताजी का चश्मा से पूछा गया है कि सेनानी नहीं होते हुए भी लोग नेताजी को चश्मा क्यों कहते, मतलब चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों को भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल की इस विचार से आप कितने सहमत है? यशपाल जी जो है एक लेखक है, आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े लेखक है, उनकी भावनाएं जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं, उनका जो विचार है उससे आप सहमत हैं या नहीं है, किस प्रकार से सहमत है या फिर किस प्रकार से सहमत नहीं है, ये दोनों बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखिका अपने पिता के वैचारिक तकरार को अपने शब्दों में लिखिए। या लेखिका यानी कि मन्नू भंडारी का बात किया जा रहा है। ठीक है, या लेखिका मतलब यहाँ पे किसका बात हो रहा है? मन्नू भंडारी जी का बात हो रहा है। ठीक है, मन्नू भंडारी, अगर हिंदी बहुत बढ़िया से आप पढ़े होंगे, रीडिंग किए होंगे, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, मन्नू भंडारी। और इस मन्नू भंडारी के द्वारा जो लिखा गया था उस चैप्टर का नाम था एक कहानी ऐसी भी। ठीक है, एक कहानी ऐसा भी या ऐसी भी। ठीक है, चैप्टर का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? मन्नू भंडारी के द्वारा। फिर बिस्मिल्लाह खान है ना, बिस्मिल्लाह खान, नौबत खाने की इबादत है ना, यतीन्द्र मिश्र, आपको याद होना चाहिए, नौबत खाने। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो बोलेंगे नौबत खाने में इबादत। प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है, और इस चैप्टर का जो लेखक है ना, यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, अब देखिए बिस्मिल्लाह खान को जो है शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, यानी उसका हीरो क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये आपको सवाल का जवाब देना है। और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे आंसर आप कि चश्मे वाले के अंदर देशभक्ति की भावना थी। कैसी भावना थी? देशभक्ति की भावना थी, कूट कूट कर भरे हुई थी, इसीलिए पूरा वो सम्मान करता था। आंदोलन में भाग लेने जितने भी सेनानी होते थे उनका वो सम्मान करता था। ठीक है, नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रगति और अपनी श्रद्धा का प्रकट करता था। अगर कहेंगे तो एक लंगड़ा किस्म का व्यक्ति भी था। ठीक है, मतलब वह शारीरिक रूप से अपंग भी था। ठीक है, इसी वजह से वह फौज में नहीं जा सकता था। तो कुछ इस प्रकार से अपनी भावनाएं बताने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। इस पे यशपाल जी का भावना यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, तो आप भी इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये यतीन्द्र जी का है, यतीन्द्र ही यशपाल। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देखेंगे लेखिका यानी कि मन्नू भंडारी जी का बात हो रहा है। यहाँ पर किसका बात हो रहा है? मन्नू भंडारी जी का। तो लेखिका के पिता के साथ देश दुनिया के प्रति जागरूक बनना चाहते हैं। लेखिका के पिता चाहते थे कि उनकी जो लड़की है देश दुनिया के साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि और इसमें क्या क्या है। लेखिका का अपना जो विचार था, कुछ विचार अपने पिताजी के साथ मैच भी करता था, तो कुछ विचार जो है उनकी अपने पिताजी के साथ मैच नहीं भी करता था। ठीक है, जैसे कि शादी के मामले में भी पिताजी नहीं चाहते थे लेखिका अपनी मर्जी से राजेंद्र यादव से शादी न करे, परंतु लेखिका ने ऐसा ही किया। तो दोनों का यहाँ मतभेद हो गया। पिताजी चाहते थे कि अपने पसंद से वो शादी न करे, लेकिन लेखिका चाहती थी कि वो अपने पसंद से शादी करेगी, और उन्होंने किया, और उनके पति का नाम राजेंद्र यादव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सवाल नंबर कितना आपके पास? 15। ठीक है, तो 15 में क्या है? एक कहानी यह भी, या एक कहानी ऐसी भी। एक किसका है? मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी, पाठ का क्या संदेश है? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत के बारे में, ठीक, जो कि एक खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका चरित्र ऐसा था कि साधु जैसा व्यवहार करते थे।
तो यहाँ 5 नंबर आपको मिलेगा 2 सवाल के जवाब देने पर, या फिर आप ये दोनों का सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन आपके पास सामने में पड़ा हुआ है, तो किसी एक का जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो जवाब दिया गया है बाल गोविंद भगत से संबंधित दिया गया। ठीक है, जो बाल गोविंद भगत थे वो किसान थे, गृहस्थ थे, लेकिन वो साधु की तरह मतलब व्यवहार किया करते थे। कुछ विशेषताएं आप देख सकते हैं, उनकी जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, वो आप देख सकते हैं कि भगत जी जो है कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर दास को। ठीक है, फिर कबीर के गीतों को ही गाते थे, किसी भी चीज को नहीं छूते थे। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को और चीजें क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर देखेंगे आप तो हमें 5 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, और 5 नंबर मिला है क्योंकि आंसर यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक, सभी से करुणा पूर्वक वो बात करते थे, अब शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, और उनकी खेत में जो कुछ पैदा होता था सबसे पहले कबीर मठ ले जाते थे और वहां प्रसाद के रूप में वापस मिलता था। ठीक है, उसी से वो गुजारा करते थे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से विशेषताएं हैं उनके बारे में। फिर पूछा गया सुधीर वांत्र से, जो सुधीर हमारे पास वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित, तो इसका अभिप्राय क्या होता है? सुराख वाले। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या होता है? तो बोलेंगे सुराख वाले। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या होता है? तो बोलेंगे सुराख वाले। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर इसका अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य यंत्र से संबंधित है, जिन्हें की फूंक मारकर बजाया जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे आकर्षक क्या है सुशीर में? तो बोलेंगे शहनाई है। इससे निकला जो स्वर होता है उसी स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? मंगल ध्वनि। और शहनाई जो है भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व रखती है। मतलब अगर मान लीजिए शादी विवाह की बात होता है तो यहाँ पर शहनाई की बात न हो ऐसा लगभग संभव है ही नहीं। और खास करके बिहार वाला इलाका जो मिथिलांचल है ना, जनकपुर वाला जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर बिहार में, तो वहां पर शादी विवाह बिना शहनाई का तो बात ही नहीं हो सकता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में शहनाई का एक अपना ही महत्व होता है जो कि शुभ कार्य में बजाए जाते हैं, इसीलिए इसको मंगल ध्वनि भी कहा जाता है। जो भी आवाज निकलती है शहनाई से उसको मंगल ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो शहनाई को बजाने के लिए रीढ़ का उपयोग किया जाता है ना। और ये खासकर कहाँ मिलता है? बिहार। बिहार में एक गांव का नाम है डुमरांव, ये जिक्र किया गया है ना, जिक्र किया गया है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जी का जो जन्मभूमि है डुमरांव, ठीक है, बक्सर के आसपास पड़ता है, तो ये डुमरांव से संबंधित है। तो डुमरांव में ये रीढ़ का उपयोग ज्यादा होता था। वायु की गति को कम करने के लिए रोक कभी भी तेज स्वर उत्पन्न की जाती थी। मतलब इसमें क्या होता था कि वायु की जो गति है उसको कभी रोक कभी तेज करके, कभी रोक दिया जाता था कभी तेज कर दिया जाता था। इस प्रकार से स्वर को उत्पन्न किया जाता था और यही ध्वनि क्या कहलाई? मंगल ध्वनि कहलाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 4 नंबर वाले सवाल आपके पास पूछे गए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। यहाँ पर पहला है यहाँ पर नाक मान सम्मान का प्रतिष्ठा होता है। कोई बोल देता है उसने नाक कटा दिया, तो नाक कटाने का मतलब रियल में नाक कटवाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसका मान सम्मान से संबंध बताने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब इज्जत गंवाने का। ठीक है, तो ये व्यंग्य है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, आपको इसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का दे सकते हैं आप। तो पहला यहाँ पे दे सकते हैं तो जॉर्ज पंचम की नाक, है ना, जो शीर्षक है चैप्टर का उसका है नाम जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसमें जो है नाक जो है मान सम्मान का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पर नाक को मान सम्मान का प्रतीक बताया गया है, प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया गया है ना। इसीलिए जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर नाक लगाए जाने या न लगाए जाने पर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, बहुत सारे बहस हुए, बहुत सारे चर्चाएं की गई। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा तो उस प्रकार जब रानी एलिजाबेथ भारत यात्रा पर आई थी और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक न होने पर वह दिखाया गया था कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो इस जो चैप्टर में दिया गया है उनसे संबंधित पूरी बात हम लोग को लिख देना है। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से प्रॉपर आंसर आपको लिखना रहता है। और इस हिंदी पेपर का आखिरी सवाल देख सकते हैं आपके पास जो 2-2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो 3 प्रश्न का जवाब देना है। टोटल 4 प्रश्न है जिसमें आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। 2-2 नंबर मिलेंगे हर एक सवाल के जवाब के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि आपके विचार से भोलानाथ, ये आपका हिंदी का जो बुक है कृतिका, ठीक है, हिंदी का कौन सा बुक है? कृतिका, उस बुक से ये पूछा गया है, कृतिका से पूछा गया। ठीक है, तो क्या सवाल है पहला कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था?
और दूसरा, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तीसरा, कटावों पर किसी दुकान का न होना उनके लिए वरदान था। यह कथन के पक्ष में अपना राय देना है आपको। और चौथा यहाँ पर हमारे पास है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। चैप्टर का नाम है यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। तो इसका प्रतीक समझाना है ना। तो इस प्रकार से आपको किसी 3 प्रश्न का जवाब देना है। आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट को पूरे 6 मार्क्स मिले हुए हैं, यानी इसने 3 प्रश्न का जवाब सही से दे दिया है। तो 2-2 मार्क्स के सवाल थे, इसको 6 नंबर मिला हुआ है। तो इस तरह से प्रॉपर आंसर इसने लिखा हुआ है, तब जाकर इसको 100 में कितना मार्क्स मिला है, 93 मार्क्स मिला हुआ है। तो 93 मार्क्स लाना यानी 90% से ऊपर मार्क्स लाना किसी भी विषय में अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत का प्रतीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो यहां देख सकते हैं इसने लिखा हुआ है कि अपना विचार बताया कि भोलानाथ जो है इसलिए शीर्षक न भूल जाता था क्योंकि साथियों के साथ खेलना कूदना मौज मस्ती करना उसको अक्सर अवसर मिलता था, है ना। इसीलिए साथियों के साथ वो सब कुछ भूल जाता था। आंगन में, आस पड़ोस में साथियों के साथ मिलकर भोलानाथ खेलते रहते थे, ठीक है। चलिए, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया है ना। तो उसमें लिखा गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, है ना। तो अखबार इस अमानवीय कृत्य का वर्णन कैसे करे ये समझ नहीं पा रहे थे, है ना। ये नहीं समझ पा रहे थे, ठीक। तो अपने अपने तरीकों से उन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अमानवीय घटना का विरोध भी कर रहे थे, जो अमानवीय इनह्यूमन बिहेवियर का विरोध भी कर रहे थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। ये जो हमारे पास जो शीर्षक दिया गया है, ये चैप्टर का जो नाम है यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। ये जो शीर्षक है इसमें एक गौनहारिन, है ना, एक जो गौनहारिन होती है उसका समाज के श्रेष्ठ समझे जाने वाले जो हिस्सा होता है उससे वो तिरस्कृत है, वंचित है, लेकिन उसके अंदर देश प्रेम की भावना जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। उस पर प्रकाश डालने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके प्रेम में कोई वासना नहीं दिखाई देती। वासना का मतलब क्या होता है, लस्ट। तो उसका जो प्रेम है एकदम ट्रू लव वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई वासना दिखाई नहीं देती है। इसके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे एक और कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का नाम है टुन्नू, ठीक है। कैरेक्टर का नाम यहाँ पे क्या होता है, टुन्नू, ठीक है। तो टुन्नू का जो है उससे अगाध प्रेम हो जाता है, आत्मीय प्रेम हो जाता है। गायन की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, कला की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, है ना। तो एक कला की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ये दोनों देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसी संघर्ष में जो टुन्नू नाम का कैरेक्टर होता है ना, उस टुन्नू नाम का कैरेक्टर का मृत्यु भी हो जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पर एक गौनहारिन है और दूसरा हमारे पास है टुन्नू। तो दोनों कैरेक्टर के बीच में प्रेम संबंध, जो आत्मीय प्रेम की गाथा है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है और आपको समझ में आ गया कि सवाल के जवाब हमको कुछ इसी प्रकार से लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सवाल का जवाब समझ में आ चुका होगा। आप भी अपने एग्जामिनेशन में कुछ इसी प्रकार से प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि वहां पर पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार का नए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप कर देंगे लाइक, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। बाकी इसी तरह का वीडियो आपको कितना पसंद आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।